चैप्टर 108 वीडियो सामने आ रहे हैं। विहान सिंह ने बहुत से लोगों को टॉर्चर किया। उसने उन्हें अपने मजे के लिए मार डाला। जो बच गए वे उसकी लैब में रिसर्च के शिकार बन गए। ये विहान तो जानवर से भी बदतर है। और यह सिर्फ बेघर लोगों की बात नहीं थी। उन्होंने प्रिजनर्स को भी कैद किया लिया। अब पूरी जेल व्यवस्था की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। न जाने वे इतने लंबे समय तक पुलिस कैसे बच गए। इन लोगों की तो बस एक कंपनी थी। किसी ने उन्हें नहीं पकड़ा, इसका मतलब है कि बैकअप मिला हुआ था। इंटरनेट तबाही मचा रहा था। लोगों का गुस्सा उबाल रहा था। इस केस की सीरियसनेस के देखते हुए गवर्नमेंट ने तुरंत एक नई इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई। और टास्क फोर्स का लीड करने वाला व्यक्ति सिया और राघव को जानता था। अर्नव का नाम सुनकर सिया शॉक रह गई। वो तो पहले ही शॉक में थी जब उसे रुद्र की असली आइडेंटिफिकेशन पता चली थी। वो राघव और ऋषभ को देखने लगी और समझ गई जरूर ऋषभ की भी कुछ ऐसी ही आइडेंटिफिकेशन होगी। अब अर्नव के शामिल होने के बाद उसके पास एक ही सवाल बचा था, राघव की असली आइडेंटिफिकेशन क्या है। पर इतना सब कुछ जानने के बाद वो ये तो समझ गई थी वो जो भी कोई सिंपल तो नहीं है। तुम किस बारे में सोच रही हो? राघव ने सिएरा के चेहरे को गौर से देखा और पूछा। आखिरकार सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा है। तुमने इसके लिए इतनी मेहनत की और अब उन सभी गुमनाम विक्टिम्स को आखिरकार जस्टिस मिला है। तुम अब खुश क्यों नहीं दिख रही हो? सिया ने अपने होंठ एक साथ दबाए और कुछ बोलने से पहले झिझकी। फिर सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। फिर वो अपने मन में बोली, मुझे तुम पसंद हो। तुम कोई भी हो, मुझे तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ चीज़ों का सामना तब तक नहीं करना चाहिए जब तक समय न आ जाए। अब उनके बारे में चिंता करने का कोई मतलब नहीं था। जब ये सब खत्म हो जाए, चलो तुम्हारे दोस्तों को डिनर पर बुलाते हैं। सिया मुस्कुराई और बोली, हमें उनका पूरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर रुद्र और अन्य लोग न होते तो यह इतना आसान नहीं होता। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। राघव ने उसका हाथ दबाया और कहा, राघव तुम। वह झिझकी, फिर सिर हिलाया। वह जानता था कि सिया क्या पूछने वाली थी। वह उसे सच बताने के लिए भी तैयार था, लेकिन चूंकि उसने ज्यादा जोर नहीं दिया, इसलिए उसने भी उसे जाने दिया। अब केस अर्नव और रुद्र मामले को संभाल रहे थे। सिया को विहान के सजा से बचने की चिंता नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने अगले कदम पर फोकस करना ठीक समझा। उसने पहले ही कैपिटल एकेडमी से प्रपोजल को एक्सेप्ट करने का फैसला कर लिया था। उसने अभी तक राघव को नहीं बताया था। वह चाहती थी कि यह एक सरप्राइज मिले, इसलिए वो आरव के साथ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आ गई। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उससे पहले एक अनएक्सपेक्ट गेस्ट वहां आ गया। वीर। वो पहले से बहुत अलग लग रहा था। उसका वजन पहले से बहुत कम हो गया था। कपड़े फटे हुए थे, बाल बहुत बात गए थे और उसने से शराब की बहुत तेज स्मेल आ रही थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और अभी वो किसी भिखारी से कम नहीं लग रहा था। सिया को उम्मीद नहीं थी कि वह उसे ढूंढेगा, इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। उसने आरव के साथ ग्रोसरी शॉपिंग पूरी की ही थी कि तभी उसने उसे देखा। आरव तुरंत उसके सामने आ गया और किसी को बुलाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सिया ने उसे रोक दिया। उसने शांति से वीर की ओर देखा। तुम क्या चाहते हो? वीर ने अपना मुंह खोला पर झिझका, फिर कुछ शब्द बाहर निकाले। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? सिया एक पल के लिए शॉक रह गई। मल्होत्रा परिवार के बर्बाद जाने के बाद उसने उन पर ध्यान देना बंद कर दिया था। उसने मल्होत्रा ग्रुप के दिवालिया होने के बारे में सुना था, लेकिन डूबते जहाज में भी कुछ न कुछ तो बचा ही रहता है। वीर और शिवान के हाथ पैर सही सलामत थे। उनकी सिचुएशन इतनी खराब नहीं हो सकती थी, लेकिन वीर की सिचुएशन को देखते हुए चीजें उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थीं। वीर उसकी आंखों में भी नहीं देख पा रहा था। उसकी निगाहों से बचते हुए वह बुदबुदाया, मुझे पता है कि हमें तुमसे कुछ मांगने का कोई राइट नहीं है, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। माँ बहुत बीमार हैं, इलाज में बहुत खर्चा है। शिवान को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया गया। मुझे उसकी सिचुएशन के बारे में भी नहीं पता। इसमें भी पैसा लगेगा। और ये कहते कहते उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। जब से मल्होत्रा परिवार दिवालिया हुआ है, वीर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। शिवान ही
था जो सब कुछ संभाले हुए था। कुछ दिन पहले उसके अपार्टमेंट के बाहर पुलिस ने दस्तक दी। उन्होंने घर की तलाशी ली और बताया, शिवान को इलीगल ह्यूमन टेस्टिंग के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सुनकर उसकी मां मौके पर ही बेहोश हो गई। वीर के पास उठने और रियलिटी का सामना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इससे पहले वह एक फेमस स्टार थे। वह जहां भी जाता लोग उसे पहचान लेते थे। अब वही लोग जो उसकी तारीफ करते थे, उसे दया, तिरस्कार और एंटरटेन की नज़र से देखते थे। वह पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन ये सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। सबसे बुरा ये था कि उसे उनकी मां के ट्यूमर का पता चला था। ये कैंसर नहीं था, लेकिन इलाज में अभी भी बहुत पैसा खर्च होता है। शिवान ही हमेशा पैसे से जुड़े मामले संभालता था। अब जब वह चला गया था, वीर को पता नहीं था कि वह कैसे किसी भी चीज़ का इंतजाम करे। उसने पैसे उधार लेने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसे घर से बाहर कदम रखना कैसा होता है। लोगों ने उसे अपमानित किया गया, मजाक उड़ाया गया, नज़रअंदाज किया गया। और सबसे बुरी बात यह है कि किसी ने भी उसे कोई पैसा नहीं दिया। सिया ने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। उसने बस उसे अपना बैंक अकाउंट नंबर देने को कहा और उसके अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। फिर, बिना एक शब्द कहे, वह मुड़ी और आरव के साथ चली गई। वीर काफी देर तक अपने फोन को घूरता रहा। पैसा आ गया था। आंखें आंसुओं से धुंधली हो गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अंत में उसकी मदद करने को तैयार एकमात्र व्यक्ति सिया होगी। वही सिया जिसे उन्होंने एक तरफ फेंक दिया था, इस्तेमाल किया था और फेंक दिया था। उसके दिल में दर्द की एक लहर सी उठने लगी। उसे दूर जाते देख वह अचानक चिल्लाया, मैं तुम्हें वापस पेमेंट जरूर करूंगा। इस पर सिया ने मुड़कर नहीं देखा। वहीं आरव उसकी ओर देखता रहा, पर वो कुछ बोलने में हिचकिचा रहा था। सिया ने उसे देखा और उसके मन को पढ़ते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी? आरव ने अपने टी गॉट्स नहीं छिपाए। उसने सिर हिलाया और कहा, उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। यदि सिया की मौत उस जेल में हो जाती तो मल्होत्रा परिवार को इसकी कोई परवाह नहीं होती। वे 1 या 2 दिन तक सहानुभूति का दिखावा करते, फिर आगे बढ़ जाते। वे उसकी दया के लायक नहीं थे। वो पुरानी बातों को सोचते हुए मुस्कुराई और बोली, भूल जाओ, मैंने उन बातों बहुत पहले ही छोड़ दिया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब वो आज़ाद थी। लेकिन शिवान को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जाना, ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह नहीं जानती थी। जब उसने राघव को ये बात बताई तो वह बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ। अर्नव ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि शिवान उन लोगों में शामिल है जिन्हें इलीगल रिसर्च टेस्टिंग के लिए गिरफ्तार किया गया है। राघव ने सिया को ये बात न बताने का डिसाइड लिया था। अब वे अजनबी हैं और अब उसके बारे में बात करने को कुछ नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एक और बात थी जो उसने उसे नहीं बताई थी, कीर्ति भी लैब में थी। शिवान के ऑपोजिट वह एक टेस्टिंग सब्जेक्ट थी। उसका शरीर उन दवाओं के कारण उत्पन्न घावों से भरा हुआ था जो उन्होंने उसे इंजेक्ट की थीं। अर्नव ने यह बात उससे कही थी क्योंकि वह जानता था कि सिया का उनसे संबंध है। जिस पर राघव ने बस इतना ही जवाब दिया था, उनका अब सिया से कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे चाहें उनसे निपटें। फिर भी, हालांकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी, ये सुनकर कि शिवान विहान के रिसर्च में शामिल था, सिया को कुछ देर के लिए शौक हुआ। जब वह पहली बार मल्होत्रा परिवार में आई थी, शिवान उसकी नज़र में एक गोल्डन बॉय था, एक एकेडमिक टैलेंट। उसने राघव को पहले वीर से हुई मुलाकात के बारे में बताया। जब उसने सुप्रिया की बीमारी का जिक्र किया तो राघव ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं उसके लिए एक डॉक्टर ढूंढूं? जिस पर सिया ने ना में अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। वीर की फाइनेंशियल हेल्प करना ही उनके लिए काफ़ी है। उसका उनके लिए जिम्मेदारी लेने का कोई इरादा नहीं था। वो उनका अतीत थे, वो अतीत जिसे वो भूल जब चाहती थी। ये सुनकर राघव ने यह बात फिर नहीं उठाई। उसने कबीर और सिया के डैड धनराज के बारे में जो कुछ सुना था, उसका भी जिक्र नहीं किया। जेल उनके लिए आसान नहीं था। पहले तो शिवान उन्हें पैसे भेजता रहा जिससे उनकी सिचुएशन जीने लायक थी। लेकिन जब मल्होत्रा परिवार ने अपनी एसेट्स खो दी, तो शिव अब रिश्वत नहीं दे सकता था। तभी उनका असली टॉर्चर शुरू हुआ। और फिर डेनिस था।
उसका शरीर अजीब था, वह पहले भी मौत के कगार पर थी। और अब तो उसकी हालत और भी ज्यादा खराब थी। उसने हिंद रहने के लिए न जाने क्या क्या किया, लेकिन कहते हैं न इंसान के कर्मों का हिसाब यहीं इसी धरती पर होता है। वही हो रहा था। फिलहाल तो वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट थी, क्योंकि वह प्रेग्नेंट थी। कोई नहीं जानता था कि पिता कौन था, लेकिन फिलहाल वह जेल से बच निकली थी। न तो सिया और न ही राघव मल्होत्रा परिवार पर और ज्यादा टाइम बर्बाद करना चाहते थे। राघव सामान पैक करने में लग गया, जबकि सिया किचन में चली गई। राघव पहले से ही अपने ट्रांसफर की तैयारी कर रहा था। इस महीने के लास्ट तक वह चला जाएगा। पिछले कुछ दिनों से वह ये बात उसे बताने में हिचकिचा रहा था, लेकिन सिया ने भी ऐसा दिखावा किया जैसे उसे कुछ याद ही न हो। ये सोचकर वह आरव की ओर मुड़ी, जो उसकी मदद कर रहा था, और बोली, आरव, क्या तुमने उस बारे में सोचा है जो मैंने तुमसे पहले पूछा था? वे रियल सिबलिंग नहीं थे, लेकिन एक साथ इतना समय बिताने के बाद वे एक परिवार बन गए थे। आरव एक पल के लिए ठिठक गया और फिर झिझकते हुए पूछा, सिया, क्या ये सचमुच ठीक रहेगा? मैं बोझ नहीं बनना चाहता। सिया ने उसे दिल्ली जाकर पढ़ने के प्लान के बारे में बताया था। वो भी यही सोच रहा था, क्योंकि मुंबई में ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए वो यहाँ रुके। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था दिल्ली जाकर वो करेगा क्या। वो सिया पर बोझ नहीं बनना चाहता था। वो अब एडल्ट हो चुका था, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था, लेकिन अब तक वो सिया पर डिपेंड था। बीम्स बुरा लग रहा था, साथ ही वो सिया को खोना भी नहीं चाहता था। उसकी हिचकिचाहट देखकर सिया ने धीरे से कहा, तुम बोझ नहीं हो, अब तुम ही मेरे पास हो। किसी नई जगह जाना डरावना होता है। अगर हम साथ जाएं, तो एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड, और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।